हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ अकबर क्लासेस। अकबर क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 9 पियर्सन आईआईटी फाउंडेशन सीरीज़ से मोल कॉन्सेप्ट, स्टोइचियोमेट्री एंड बिहेवियर ऑफ गैसेस। ये आपकी केमिस्ट्री का 3rd चैप्टर है जो आज हम शुरू करने जा रहे हैं। इसमें जो इंट्रोडक्शन पार्ट है, यानी कि जो पहला पार्ट है, इसमें जो पिछले 2 चैप्टर्स में आप कुछ चीज़ें पढ़ रखे हैं वो चीज़ें रिपीट होंगी। यानी कि हम सिम्बॉल्स, फार्मूले, आयंस वगैरह के बारे में पहले डिस्कस करेंगे, फिर हम लोग चैप्टर के मेन कंटेंट की तरफ मूव करेंगे। ओके, बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर व्हाट यू शुड नो, आपके अंदर कौन कौन सी चीज़ें ऑलरेडी होनी चाहिए। तो आप क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर को पूरी तरह से समझ चुके हो और केमिकल रिएक्शंस को पूरी तरह से समझ चुके हो। 2 चीज़ें, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, मैटर का क्लासिफिकेशन कि मैटर को आप कौन कौन से बेसिस पे क्लासीफाई कर सकते हैं, और जब मैटर में चेंजेस होते हैं यानी कि केमिकल चेंजेस बेसिकली, ये दोनों बातें आपको आनी चाहिए। ये दोनों बातें अगर आप जानते हैं, ये दोनों कॉन्सेप्ट अगर आप जानते हैं, तो फिर इस चैप्टर की तरफ मूव कीजिए। अगर आप ये दोनों चीज़ें नहीं जानते हैं तो हमारे 2 पुराने चैप्टर जो हैं, यानी कि नेचर ऑफ मैटर और बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, इन दोनों चैप्टर के वीडियोज़ को देखें, है ना, और वहाँ से आप कॉन्सेप्ट को बनाएं, फिर इस चैप्टर की तरफ मूव करें। तो लेट्स स्टार्ट। आज के टॉपिक को हम लोग शुरू करते हैं। फिर से हम वही कहानी शुरू करेंगे कि सिंबल्स, जैसा कि आपके पास एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स हमारे पास ऑलमोस्ट कितने हैं, 118 एलिमेंट्स हमारे पास हैं। 118 एलिमेंट्स को हम लोग क्या करते हैं, सिम्बोलाइज करते हैं, यानी कि उसको हम सिम्बॉल देते हैं। यानी उसके लिए हम लोग क्या देते हैं, सिम्बॉल्स देते हैं। सिम्बॉल्स का मतलब हमारे पास मान लेते हैं हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, तो हाइड्रोजन का नाम H से शुरू है तो हम लोग उसके लिए H रिप्रेजेंट करेंगे। तो H क्या करेगा, H रिप्रेजेंट्स एन एटम ऑफ हाइड्रोजन। क्या मैंने कहा कि जो सिंबल मैं लिखूंगा किसी भी एलिमेंट का, वो सिंबल उस एलिमेंट के एक एटम को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। जिस तरह से अगर आपको मेरी एक फ़ोटो मिल जाए तो आप मुझे पहचान लेंगे, उसी तरह से अगर आपको हाइड्रोजन का एक एटम मिल जाए उससे आप उसे पहचान लेंगे। यानी कि हाइड्रोजन को पहचानने के लिए H काफ़ी है। भले ही वो एक एटम को रिप्रेजेंट कर रहा हो, बट इट रिप्रेजेंट्स द एंटायर एलिमेंट। एक एटम को रिप्रेजेंट कर रहा हो या कई एटम को रिप्रेजेंट कर रहा हो, है तो वही ना एलिमेंट, इसीलिए H उस पूरे एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो किसी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग किसका सहारा लेते हैं, सिंबल का सहारा लेते हैं। ठीक है, आप सारे सिंबल्स को जानते होंगे। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन के लिए O होता है, कार्बन के लिए C होता है, नाइट्रोजन के लिए N होता है, फास्फोरस के लिए P होता है, सोडियम के लिए Na होता है, मैग्नीशियम के लिए Mg होता है, यूरेनियम के लिए U होता है, हीलियम के लिए He होता है, नियोन के लिए Ne होता है, आर्गन के लिए Ar होता है, आर्सेनिक के लिए As होता है। ये सब आप जानते होंगे, यू मस्ट बिन गॉन थ्रू दिस। ओके, आप ज़रूर इससे होकर गुजर चुके हैं। ठीक है, तो वो हम रिपीट नहीं करने जा रहे हैं। अब हम एक और चीज़ देखेंगे सिम्बॉल्स के बाद, फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या करता है, फॉर्मूला जो है रिप्रेजेंट्स ग्रुप ऑफ एटम्स। एक से ज़्यादा एटम्स को एक साथ रिप्रेजेंट करता है, ग्रुप ऑफ एटम्स। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा N2, ये एक फॉर्मूला हो गया। ये नाइट्रोजन गैस को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नाइट्रोजन गैस। अगर मैं सिर्फ N लिखूं तो ये नाइट्रोजन को रिप्रेजेंट कर रहा है, नाइट्रोजन एलिमेंट को, मतलब ये सिंबल है। लेकिन मैंने N2 लिख दिया तो ये बन गया फॉर्मूला। क्या बन गया, फॉर्मूला, यानी कि ग्रुप ऑफ एटम को रिप्रेजेंट कर रहा है। O2 है, ये ग्रुप ऑफ एटम को रिप्रेजेंट कर रहा है। O3 है, ग्रुप ऑफ एटम को रिप्रेजेंट कर रहा है। F2 है, ग्रुप ऑफ एटम को रिप्रेजेंट कर रहा है। P4 है, ग्रुप ऑफ एटम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ग्रुप ऑफ एटम को जो रिप्रेजेंट करता है उसको आप क्या बोलेंगे, फॉर्मूला बोलेंगे। ये एलिमेंट का भी हो सकता है, कंपाउंड का भी हो सकता है, या फिर किसी आयन का भी हो सकता है फॉर्मूला। जैसा कि मैं लिख दिया SO4 2-, ये एक आयन हो गया, ये भी एक फॉर्मूला हो गया। मैंने लिख दिया NaCl, ये भी एक क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया। मैंने लिख दिया H2O, ये भी एक फॉर्मूला हो गया। मैंने लिख दिया CO2, ये भी एक फॉर्मूला हो गया। तो फॉर्मूला क्या करता है, ग्रुप ऑफ एटम्स को रिप्रेजेंट करता है, और एक एटम को रिप्रेजेंट करने के लिए सिंबल होता है, ग्रुप ऑफ एटम को रिप्रेजेंट करने के लिए फॉर्मूला होता है। तो सिंबल रिप्रेजेंट्स एन एटम एंड फॉर्मूला रिप्रेजेंट्स ग्रुप ऑफ एटम्स। आई थिंक यू हैव गॉट माई पॉइंट। अब हमारा इस चैप्टर के अगले पड़ाव की तरफ मूवमेंट होगा। किधर जाएंगे हम लोग, अगले पड़ाव की तरफ, यानी कि अब हम पढ़ेंगे कि ये आयंस क्या होते हैं। ठीक है जी, आयंस क्या होते हैं, आयंस क्या होते हैं। ठंड की वजह से बोर्ड जल्दी साफ नहीं होता है। आयंस या रेडिकल्स, 2 नाम इसे कहा गया, या तो इसे आप आयंस कहिए या इसे आप रेडिकल्स कहिए।
आयंस या रेडिकल्स हैं क्या? केमिकली चार्ज, केमिकली सॉरी केमिकल चार्ज्ड स्पीसीज, केमिकल चार्ज्ड स्पीसीज, ये चार्ज स्पीसीज होंगे। और चार्ज कितने तरह के हो सकते हैं? प्लस या फिर माइनस हो सकते हैं, यानी कि रेडिकल्स दो तरह के हो सकते हैं, है ना। पॉजिटिव रेडिकल, या तो आपके पास पॉजिटिव आयंस होंगे या तो आपके पास नेगेटिव आयंस होंगे, ठीक है जी। पॉजिटिव आयन को हम लोग कहते हैं कैटायन, ओके, और नेगेटिव आयन को हम लोग कहते हैं एनायन। ये बनता कैसे है? फॉर एग्जांपल आपके पास कोई एटम है ए अगर एक इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो इस पर एक पॉजिटिव चार्ज आएगा, यानी कि एक कैटायन बन गया। और कोई एटम है बी अगर एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो इस पर एक नेगेटिव चार्ज आएगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन के लूज करने से जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो कैटायन बनता है, और जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो एनायन बनता है। तो एनायन में एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, कैटायन में क्या बोलेंगे इसको? कमी है इलेक्ट्रॉन की कमी है, ठीक है जी। लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की कमी है उसमें, और इसमें एक्सेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, जिसकी वजह से इस पर नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं और प्रोटॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, और जो प्रोटॉन्स हैं ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स है, ठीक है जी। तो इलेक्ट्रॉन की कहीं कमी हो जाएगी, क्योंकि हर एटम में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने प्रोटॉन होते हैं। अब इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो प्रोटॉन की संख्या बढ़ जाएगी, तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन गेन किया तो इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाएगी, उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो इस तरह से आयंस का फॉर्मेशन होता है। तो आयंस का फॉर्मेशन या तो इलेक्ट्रॉन के लूज करने से होता है या तो इलेक्ट्रॉन के गेन करने से होता है। इलेक्ट्रॉन लूज करने से कैटायन का फॉर्मेशन होता है, इलेक्ट्रॉन गेन करने से एनायन का फॉर्मेशन होता है। अब आप मेरी बात गए होंगे समझ, ये आयन का कॉन्सेप्ट था, ठीक है। अब कौन कौन से आयंस होते हैं वो हम लोग देखते हैं। ये कोई भारी कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ रहे हम लोग, बहुत आसान सी चीज़ें पढ़ रहे हैं हम लोग। एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो आयंस को और अच्छी तरह से आप समझ पाएंगे, ठीक है जी। अब देखें, अगर 1 पॉजिटिव और 1 नेगेटिव चार्ज अगर हो, 1 पॉजिटिव और 1 नेगेटिव चार्ज, तो इसको बोलेंगे हम लोग मोनोवैलेंट आयन, ठीक है जी। यानी कि सिंपली आप क्या लिख सकते हैं, A प्लस हो या फिर B माइनस हो, ये क्या हो गया? मोनोवैलेंट, ठीक है जी। एक अगर चार्ज की संख्या अगर एक है, या तो प्लस हो या तो माइनस हो, उसको बोलेंगे मोनोवैलेंट आयन। या फिर A 2 प्लस है या फिर B 2 माइनस है, ठीक है जी। इसको हम बोलेंगे बाईवैलेंट, क्या बोलेंगे? बाईवैलेंट आयन, ठीक है जी। मान लेते हैं A 3 प्लस है या फिर B 3 माइनस है, इसको हम लोग बोलेंगे ट्राईवैलेंट, ठीक है जी। 4 होगा तो टेट्रावैलेंट बोलेंगे। तो ये नाम है मोनोवैलेंट आयन, बाईवैलेंट आयन, ट्राईवैलेंट आयन, ये सब आयन है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ चार्ज, कि उस पर कितने चार्ज हैं। 1 चार्ज है तो मोनोवैलेंट, 2 चार्ज है तो बाईवैलेंट, 3 चार्ज है तो ट्राईवैलेंट, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, ठीक है जी। अब कुछ हमारे पास पॉजिटिव रेडिकल्स हैं, इन पॉजिटिव रेडिकल्स को हम लोग नोट डाउन करने की कोशिश करते हैं, ठीक है जी। इन पॉजिटिव रेडिकल्स को हम लोग नोट डाउन करने की कोशिश करते हैं। अब तो हमें बार बार मोनोवैलेंट, बाईवैलेंट, ट्राईवैलेंट लिखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमने बता दिया एक पॉजिटिव चार्ज होगा तो मोनोवैलेंट, एक नेगेटिव चार्ज होगा तो मोनोवैलेंट, 2 पॉजिटिव चार्ज होगा तो बाईवैलेंट, 2 नेगेटिव चार्ज होगा तो बाईवैलेंट, ठीक है। 3 पॉजिटिव चार्ज होगा तो ट्राईवैलेंट, 3 नेगेटिव चार्ज होगा तब भी ट्राईवैलेंट, ठीक है जी। अब देखें, हाइड्रोजन है मान लेते हैं, यहाँ हम लोग लिखते हैं नेम ऑफ रेडिकल। रेडिकल का नेम क्या है? नेम ऑफ रेडिकल, और उसका हम लोग क्या लिखेंगे? फार्मूला ऑफ रेडिकल। या तो सिंबल होगा, सिंबल और फार्मूला ऑफ रेडिकल। नंबर 1, इफ आई राइट हाइड्रोजन, हाइड्रोजन तो एक एलिमेंट है, लेकिन जब ये
क्या बनाएगा, रेडिकल बनाएगा, तो ये H प्लस भी बनाएगा। ठीक है जी, क्योंकि हम लोग नेम ऑफ पॉजिटिव रेडिकल लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं, पॉजिटिव रेडिकल। ठीक है। नंबर 2 सोडियम है, जो बुक में है वही डिस्कस कर रहे हैं। सोडियम जब आयन बनाएगा तो Na प्लस बनाएगा, एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है। नंबर 3 पोटाशियम, अगर मैं लिखूँ पोटाशियम, पोटाशियम भी मोनोवैलेंट है, पोटाशियम इज ऑल्सो मोनोवैलेंट। उसी तरह से कॉपर होता है, कॉपर भी मोनोवैलेंट बनाता है, हालांकि ये वेरिएबल वैलेंस शो करता है, जो हम लोग लेटर पार्ट में देखेंगे। ठीक है जी। इसी तरह से कॉपर का नाम क्या हो जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं मर्क्यूरस। हाँ सॉरी, कॉपर का क्यूप्रस हो जाएगा, कॉपर 1 इसको बोला जाएगा, या फिर इसको क्यूप्रस बोला जाएगा। नाम कैसे लिखा जाता है मैं आपको बताऊंगा। मर्क्यूरस लिखिए या फिर मरकरी 1 लिखिए। ठीक है जी। ये Hg प्लस होता है, Hg इज द सिंबल ऑफ मरकरी फ्रॉम हाइड्रोजन। नंबर 6 क्या है, अमोनियम आयन है, अमोनियम आयन। अमोनियम का होता है NH4 प्लस। ओके, आई थिंक आपको बात समझ आ रही है। सिल्वर का हो जाएगा Ag प्लस। यहाँ तक हो गई बात है। कुछ बाइवेलेंट भी देख लेते हैं हम लोग। ओके, जैसा कि कैल्शियम लिखूँ मैं, कैल्शियम Ca2 प्लस। अगर मैं मैग्नीशियम लिखूँ, मैग्नीशियम का Mg2 प्लस। अगर मैं टिन लिखूँ, टिन 2, तो ये हो जाएगा Sn2 प्लस। मैं टिन 4 भी लिख सकता हूँ, टिन 4 भी लिख सकता हूँ, ये Sn4 प्लस हो जाएगा। ठीक है जी। इसी तरह से मैं अल्मुनियम अगर लिखूँ, एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम का हो जाएगा Al3 प्लस। ठीक है, एल्यूमिनियम का Al3 प्लस। आयरन, जैसा कि आयरन है, आयरन 2 भी होता है, आयरन 3 भी होता है। आयरन 2 के लिए हम लोग लिखेंगे Fe2 प्लस, और आयरन 3 के लिए लिखेंगे हम लोग Fe3 प्लस। इसको फेरस कहा जाता है, फेरस इसको कहा जाता है फेरिक। ठीक है जी। लोअर वैलेंसी के लिए, लोअर चार्ज के लिए अस और हायर चार्ज के लिए इक लगाया जाता है। उसी तरह से टिन को हम लोग स्टेनस बोल सकते हैं जब +2 प्लस हो, और जब 4 प्लस हो तो इसको बोलेंगे हम लोग स्टेनिक। IC फॉर हायर चार्ज एंड अस फॉर स्मॉलर चार्ज। ओके, आई थिंक आपको ये समझ में आ रहा है कि ये क्या क्या बात है, ये आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। अब कुछ हम लोग नेगेटिव रेडिकल्स को देखने। ठीक है जी। ये पॉजिटिव रेडिकल्स हो गए, आप भी लिखिए, लिखेंगे तो प्रैक्टिस होगा, और जब प्रैक्टिस हो जाएगा तो फिर आपको फॉर्मूले लिखने में, कंपाउंड्स के फॉर्मूले लिखने में बड़ी आसानी होगी। ठीक है, इट विल बी ईजी फॉर यू टू राइट दी फॉर्मूले ऑफ कंपाउंड्स। अब कुछ नेगेटिव लिख लेते हैं हम लोग, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये बस प्रैक्टिस के लिए है, ये आप बुक से भी पढ़ सकते हैं, या फिर हम लिखा रहे हैं इससे आप रिवाइज भी कर सकते हैं। अब कुछ नेगेटिव रेडिकल्स लिख लेते हैं हम लोग। नेगेटिव रेडिकल्स, देखिए हाइड्रोजन पॉजिटिव रेडिकल भी बनाता है, नेगेटिव रेडिकल भी बनाता है। तो हाइड्रोजन जब नेगेटिव रेडिकल बनाता है तो इसका नाम हो जाता है हाइड्राइड। क्या नाम हो जाता है, हाइड्राइड। इसको लिखते हैं H-। उसी तरह से क्लोरीन जब नेगेटिव रेडिकल बनाता है, क्लोरीन सिर्फ नेगेटिव रेडिकल ही बनाता है, तो इसका नाम हो जाएगा क्लोराइड। ठीक है जी। फ्लोरीन अगर है तो फ्लोराइड बनाएगा, क्योंकि नेगेटिव रेडिकल में नाम में बदल जाता है, सेम नाम नहीं रहता है। ओके, उसी तरह से आयोडीन है तो बन जाएगा आयोडाइड। अगर हमारे पास ब्रोमीन है तो बन जाएगा ब्रोमाइड। ठीक है, अगर ऑक्सीजन है तो बन जाएगा ऑक्साइड। ठीक है जी। ऑक्सीजन ऑक्साइड भी बनाता है, और ऑक्सीजन पर ऑक्साइड भी बनाता है, ऑक्साइड एंड पर ऑक्साइड। सुपर ऑक्साइड भी होता है, लेकिन हम लोग को उतने की ज़रूरत नहीं है। क्लोराइड Cl-, फ्लूराइड F-, आयोडाइड I-, ब्रोमाइड Br-, ऑक्साइड O2-। पर ऑक्साइड क्या होता है, O2 2- लिखिए, या फिर इसको O लिखिए, माइनस लिखिए। ठीक है जी।
दोनों लिख सकते हैं, O पर माइनस लिखे या फिर O2 2 माइनस। 2 ऑक्सीजन पर 2 नेगेटिव चार्ज, तो 1 ऑक्सीजन पर 1 नेगेटिव चार्ज होगा। दोनों आप इसके लिए लिख सकते हैं। ठीक है जी, ये कुछ बातें हो गई। और आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं। जैसे नाइट्राइड है, नाइट्राइड N3 माइनस, ठीक है, लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब देखिए सल्फाइड भी होता है, सल्फाइड S2 माइनस। अब देखिए सल्फाइट भी होता है SO3 2 माइनस, और सल्फेट भी होता है SO4 2 माइनस। इसी तरह से फॉस्फाइड होता है, फॉस्फाइड P3 माइनस। फॉस्फेट भी होता है, फॉस्फाइड पहले लिख लेते हैं फिर फॉस्फेट लिख लेते हैं। फॉस्फाइड का PO3 3 माइनस और फॉस्फेट का PO4 3 माइनस। देखें नंबर ऑफ ऑक्सीजन अगर एक कम है तो आइट लगाते हैं IT, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एक ज़्यादा है तो ATE लगाते हैं। उसी तरह से नाइट्रोजन का नाइट्राइट तो हो गया, लेकिन एक नाइट्राइट भी होता है, नाइट्राइट NO2 माइनस, ठीक है। और इसी तरह से नाइट्रेट भी होता है NO3 माइनस, ठीक है जी। सल्फेट सल्फाइड हो गया, नाइट्रेट नाइट्राइट हो गया। अब देखें एक हमारे पास मैंने क्या लिखा, Cl क्लोराइड Cl माइनस, क्लोराइड Cl माइनस। अब होता है क्लोराइट। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, हाइपो वगैरह दिया है कि नहीं आपके बुक में, देख लेते हैं हम लोग। अच्छा हाँ, हाइपो से शुरू किया है, हाइपोक्लोराइट, ठीक है। हाइपो क्लोराइट, दिस इज राइट एंड दिस इज राइट, हाइपोक्लोराइट, हाइपोक्लोराइट। यह है ClO माइनस। अगर मैं लिखूं क्लोराइट ओनली, क्लोराइट, तो बस एक ऑक्सीजन की संख्या बढ़ जाएगी, ClO2 माइनस। अगर मैं लिखूं क्लोरेट, क्लोरेट तो हो जाएगा ClO3 माइनस। अगर मैं लिखूं पर क्लोरेट, पर क्लोरेट तो ये हो जाएगा ClO4 माइनस। सब में एक ही नेगेटिव चार्ज है, सब मोनोवैलेंट है, ऑल आर मोनोवैलेंट, लेकिन फर्क है हाइपोक्लोराइट ClO माइनस, क्लोराइट ClO2 माइनस, क्लोरेट ClO3 माइनस, पर क्लोरेट ClO4 माइनस। ये हो गए क्लोरेट्स की बात, ठीक है जी। अब इसी तरह से देखें बाईसल्फेट होता है, बाईसल्फेट, बाईसल्फेट, बाई बोले तो हाइड्रोजन, बाई बोले तो हाइड्रोजन, तो ये हो जाएगा HSO4 माइनस। 2 माइनस था, सल्फेट कितना था 2 माइनस, लेकिन बाईसल्फेट क्या हो जाएगा HSO4 माइनस। क्यों? क्योंकि एक नेगेटिव चार्ज को एक हाइड्रोजन खा गया। उसी तरह से बाई सल्फाइट भी होता है HSO3 माइनस। ओके, आई थिंक ये सारे काफ़ी हैं। अच्छा, कुछ कार्बोनेट भी हैं, वो भी लिख लेते हैं हम लोग, क्या दिक्कत है। कार्बोनेट CO3 2 माइनस। तो ये कुछ नेगेटिव रेडिकल्स हो गए। तो पॉजिटिव रेडिकल्स एंड नेगेटिव रेडिकल्स आपको समझ आ गई। अब हम लोग कुछ रेडिकल्स लिखेंगे, है ना जी, जो उसमें वेरिएबल वैलेंसी हो गया। हालांकि मुझे लगता है वेरिएबल वैलेंसी वाला हम लोग लिख लिए, फिर भी मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ वेरिएबल वैलेंसी वाला, ठीक है जी। वेरिएबल वैलेंसी, देखें कंबाइनिंग कैपेसिटी को हम लोग क्या कहते हैं, वैलेंसी कहते हैं। एक टर्म आता है वैलेंसी, 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 ये क्या है, कंबाइनिंग कैपेसिटी। कंबाइनिंग कैपेसिटी को वैलेंसी कहते हैं। और वैलेंसी बराबर, वैलेंसी इक्वल्स टू नंबर ऑफ चार्ज ऑन एन आयन। किसी आयन पे जितना चार्ज है वही उसकी वैलेंसी होती है। जैसा कि Na प्लस मैं लिखूं तो इसकी वैलेंसी हो गई
एक। अगर मैं लिखूं SO4 2 माइनस, तो इसकी वैलेंसी हो गई 2, इसीलिए इसको बाईवैलेंट कहा जाता है, इसको मोनोवैलेंट कहा जाता है। बाईवैलेंट एंड मोनोवैलेंट, आप समझ पा रहे होंगे। वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी, कितने के साथ वो कंबाइन कर सकता है, वो कंबाइनिंग कैपेसिटी। और वैलेंसी का फंडा क्या है, जितने सारे अभी आपने आयंस देखे उनमें जितना चार्ज है वही उसकी वैलेंसी है। जैसा कि हमने लिखा PO4 3 माइनस, तो 3 माइनस यानी कि 3 हो गई इसकी वैलेंसी। 3 माइनस वैलेंसी नहीं हुई, वैलेंसी 3 हुई। नेगेटिव 3 चार्जेस है उसमें, तो उसकी वैलेंसी 3। 2 चार्जेस होंगे तो उसकी वैलेंसी 2, 1 चार्ज होगा तो उसकी वैलेंसी 1। तो नंबर ऑफ चार्ज ऑन एन आयन इज इट्स वैलेंसी। आई थिंक यहाँ तक बात आपको समझ आ गई होगी। अब कुछ वेरिएबल वैलेंसी होता है, वो देख लेते हैं हम लोग। वेरिएबल वैलेंसी, जैसा कि हमारे पास एक एलिमेंट है आयरन। अब आयरन जो है ये 2 तरह की वैलेंसी शो करता है। आयरन 2 शो करता है और आयरन 3 शो करता है। ठीक है जी। आयरन 2 जब होता है तो इसको हम लोग नाम देते हैं फेरस, और जब 3 होता है तो इसको हम लोग कहते हैं फेरिक। ठीक है जी। फेरस के लिए हम लोग लिखेंगे Fe2+, और फेरिक के लिए लिखेंगे Fe3+। ये हो गया आयरन। उसी तरह से अगर मैं टिन लिखूँ, टिन में भी 2 फॉर्म होता है, 2 वैलेंसी शो करता है। इसको हम लोग बोलते हैं वेरिएबल वैलेंसी, वेरी कर रहा है वैलेंसी। टिन 2 लिखिए और टिन 4 लिखिए, या फिर इसको स्टेनस और स्टेनिक कहिए। ओके। स्टेनस के लिए क्या लिखेंगे आप, SN2+, इसके लिए क्या लिखेंगे, SN4+। इसी तरह से कॉपर के साथ भी यही मसला है। कॉपर के साथ सेम सीन है। कॉपर शोज द सेम केस। देखें, कॉपर के पास 2 बातें हैं, या तो कॉपर 1 होगा या कॉपर 2 होगा। इसको हम कहते हैं क्यूप्रस, इसको हम कहते हैं क्यूपरिक। क्यूपरिक। क्यूप्रस के लिए Cu+ और ये Cu2+। आई थिंक आप मेरी बात बिल्कुल समझ पा रहे होंगे। इसी तरह से प्लम्बम का भी होता है। जैसे लेड का भी 2 फॉर्म होता है, लेड 2, लेड 4। लेड 2 को हम बोलते हैं प्लम बस, इसको हम बोलते हैं प्लम बिक। Pb2+, Pb4+। आई थिंक आप मेरी बात बिल्कुल समझ पा रहे होंगे। दीज आर कॉल्ड वेरिएबल वैलेंसी। वेरिएबल वैलेंसी, तो वेरिएबल वैलेंसी भी कहीं कहीं हो सकता है। इसके अलावा भी एग्जांपल्स हैं, मैं 4 एग्जांपल दिया, दैट्स इनफ फॉर यू। ठीक है जी। अब हम लोग करेंगे क्या, अब हम लोग इसके सहारे से कंपाउंड का क्या करेंगे, फॉर्मूला डिराइव करेंगे। देखिए, जो आयन से जो फॉर्मूला बनता हो, आयन से जो फॉर्मूला बनता हो वो बेसिकली आयनिक होता है। ठीक है जी। आयन से जो फॉर्मूला बनता है वो बेसिकली क्या होता है, आयनिक होता है। ठीक है। चलें, तो हम लोग कुछ आयनिक कंपाउंड्स के फॉर्मूला को डिराइव करेंगे। आयन से बनने वाले फॉर्मूले क्या कहलाएंगे, आयनिक कंपाउंड कहलाएंगे। तो हम लोग सीखेंगे डेरिवेशन ऑफ केमिकल फॉर्मूले ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। आयनिक कंपाउंड्स के लिए हम लोग केमिकल फॉर्मूले डिराइव करने जा रहे हैं। जैसा कि जब भी कोई फॉर्मूला लिखेंगे आप, मान लेते हैं एक हमने फॉर्मूला लिखा सोडियम क्लोरेट। क्या लिखा मैंने, सोडियम क्लोरेट। तो इसमें पहला पार्ट है सोडियम, दूसरा पार्ट है क्लोरेट। तो ये दोनों आयन्स आपको आने चाहिए कि ये दोनों आयन्स क्या है। सोडियम जब होता है तो सोडियम Na+ होता है, और क्लोरेट जो होता है ये ClO3- होता है। तो जितना इस पर चार्ज है वही उसकी वैलेंसी है। इसकी वैलेंसी हो गई 1, इसकी भी वैलेंसी हो गई 1। आई थिंक आप मेरी बात समझ पा रहे हैं। तो इसकी भी कंबाइनिंग कैपेसिटी 1 है, इसकी भी कंबाइनिंग कैपेसिटी 1 है। दोनों की कंबाइनिंग कैपेसिटी बराबर है, यानी कि Na का 1
ClO3 के एक से कंबाइन करेगा, यानी कि Na भी एक होगा, ClO3 भी एक होगा। ये बन गया आपका फॉर्मूला। इसको थोड़ा सा करीब लिखें, NaClO3 बन गया। दिस इज योर सोडियम क्लोरेट। इसके लिए हम लोग ट्रिक क्या है कि हम लोग इसकी वैलेंसी को इसके साथ शेयर करेंगे, इसकी वैलेंसी को इसके साथ शेयर करेंगे, जिससे आपका इसको भी देखें, इसकी वैलेंसी एक है और इसकी भी वैलेंसी एक है, दोनों की वैलेंसी बराबर है, तो दोनों की संख्या भी क्या हो गई, बराबर हो गई, एक और एक। ठीक है जी। अब देखो कोई दूसरा लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं सोडियम कार्बोनेट। क्या लेते हैं, सोडियम कार्बोनेट। इसमें दो आयन है, सोडियम एंड कार्बोनेट। एक आयन हो गया Na+, दूसरा आयन हो गया CO3 2-। इसकी वैलेंसी एक, इसकी वैलेंसी दो। ठीक है जी। इसकी वैलेंसी दो है, इसकी वैलेंसी एक है, तो जिसकी वैलेंसी एक है उसको दो वाले से कंबाइन करने के लिए उसको कितना बनना पड़ेगा, दो बनना पड़ेगा, यानी कि Na को कितना बनना पड़ेगा, दो बनना पड़ेगा। और जिसकी वैलेंसी दो है उसको एक से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि वो दो रह जाए, एक वाला दो बन गया, दो वाला दो ही रह गया, यानी कि CO3 हो गया। तो Na2CO3 इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ सोडियम कार्बोनेट। इसमें आपको कोई दिक्कत है तो ज़रा ज़रूर बताएं मुझे। आई थिंक दिक्कत नहीं होनी चाहिए, दिक्कत होगी भी क्यों, क्योंकि आप हैं बहादुर। ठीक है जी। इसी तरह से अगर मैं लिखूं आयरन 2 ऑक्साइड, आयरन 2 ऑक्साइड, तो इसमें क्या है, Fe2+ और ऑक्साइड O2-। ठीक है जी, Fe2+ O2-। अब देखें O2- हो गया और Fe2+ हो गया, इसकी वैलेंसी दो, इसकी वैलेंसी दो, दोनों की कंबाइनिंग कैपेसिटी बराबर, ये भी दो हो जाएगा, ये भी दो हो जाएगा, तो दोनों में दो नहीं लिखा जाता। दोनों की जब वैलेंसी बराबर हो तो दोनों को हम लोग बस ऐसे लिख देंगे, Fe लिख देंगे, O लिख देंगे। इसकी भी कंबाइनिंग कैपेसिटी दो, इसकी भी कंबाइनिंग कैपेसिटी दो, इसका एक इसके एक से कंबाइन करेगा क्योंकि दोनों की वैलेंसी बराबर है। तो ये हो गया फेरस ऑक्साइड, आयरन 2 ऑक्साइड। अब आप आयरन 3 ऑक्साइड भी लिख सकते हैं, आयरन 3 ऑक्साइड ज़रूर लिख सकते हैं। आयरन 3 ऑक्साइड में क्या हो जाएगा भाई, Fe3+ O2-। ठीक है जी। 3+ की वैलेंसी 3 हो गई, 2- की वैलेंसी हो गई 2। तो जिसकी वैलेंसी 3 है ये 2 वाले के साथ कंबाइन करेगा और जिसकी वैलेंसी 2 है वो 3 वाले के साथ कंबाइन करेगा। तो हम क्या ऐसा नहीं जुगाड़ लगा सकते हैं, 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 इसकी वैलेंसी है, 2 से उसको मल्टीप्लाई किया, इसकी वैलेंसी 2 है, 3 से इसको मल्टीप्लाई कर दिए। अब क्या 6 बराबर 6 नहीं हो गया, आपको कंबाइनिंग कैपेसिटी ही तो बराबर करनी है ना, तो कंबाइनिंग कैपेसिटी बराबर हो गई, यानी कि जिसकी वैलेंसी 3 है उसको कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, किससे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। और जिसकी वैलेंसी है 2 उसको कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से, यानी कि O3। ये बन गया आपका आयरन 3 ऑक्साइड, आयरन 3 ऑक्साइड, ये हो गया आयरन 3 ऑक्साइड। आई थिंक यू आर गेटिंग माई पॉइंट। ठीक है जी, आपको मेरी बात बिल्कुल समझ आ रही होगी। अब देखें, ज़रा देखें, ये Na+ है, Na+ ये ClO- से भी रिएक्ट कर सकता है, मतलब कंबाइन कर सकता है, ClO2- से भी कंबाइन कर सकता है, ClO3- से भी कंबाइन कर सकता है, ClO4- से भी कर सकता है और Cl- से भी कर सकता है। Cl- से करेगा तो क्या बनेगा, NaCl, ClO- से करेगा तो NaOCl लिखा जाता है, या फिर ClO भी लिख सकते हैं आप। एक्चुअली O पहले लिखा जाता है, Cl बाद में लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है OCl। ठीक है जी। इसको आप लिख सकते हैं NaO2Cl या फिर NaClO2, इसको लिख सकते हैं आप NaClO3, इसको लिख सकते हैं आप NaClO4। इसका नाम क्या हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड, इसका नाम हो जाएगा सोडियम हाइपोक्लोराइट, इसका नाम हो जाएगा सोडियम क्लोराइट, इसका नाम हो जाएगा सोडियम क्लोरेट, इसका नाम हो जाएगा सोडियम परक्लोरेट। दिस इज हाउ यू कैन मेक अ लॉट ऑफ कंपाउंड। आप कई कंपाउंड्स बना सकते हैं, तो क्यों ना आप प्रैक्टिस शुरू कर दें। एक दो एग्जाम्पल्स और देख लेते हैं भाई थोड़ा सा हम, ताकि मामला कर दें सॉल्व।
और आपको हो जाए आराम। जैसा कि मैं लिखना चाह रहा हूँ मैग्नीशियम सल्फेट। क्या लिखना चाह रहा हूँ? मैग्नीशियम सल्फेट। तो इसमें एक आयन है मैग्नीशियम, ये 2+ बनाता है, सल्फेट 2- बनाता है। ठीक है जी। तो ये 2, इसका भी 2, तो ये 2 वाले से कंबाइन करेगा, ये 2 वाले के साथ कंबाइन करेगा, तो क्या हो जाएगा? MgSO4। दोनों की कंबाइनिंग कैपेसिटी बराबर। अगर मैं लिखूं क्या? सोडियम सल्फेट, सॉरी सोडियम सल्फेट तो हो गया था शायद, और आगे लिखते हैं कुछ, देखते हैं कुछ धमाकेदार। अच्छा, मैग्नीशियम फॉस्फेट लिखते हैं, मैग्नीशियम फॉस्फेट, मैग्नीशियम फॉस्फेट, मैग्नीशियम फॉस्फेट। ठीक है जी, मैग्नीशियम फॉस्फेट लिखते हैं मैग्नीशियम फॉस्फेट। मैग्नीशियम क्या होता है? Mg2+, और फॉस्फेट का PO4 3-, इसकी वैलेंसी 2, इसकी वैलेंसी 3। तो जिसकी वैलेंसी 2 है उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 हो जाएगा। जिसकी वैलेंसी 3 है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 हो जाएगा। 6 बराबर 6 हो जाएगा। और हमें कंबाइनिंग कैपेसिटी ही बराबर करनी है, तो Mg को कितना कर देना है? Mg को कितना से मल्टीप्लाई कर देना है? जिसकी वैलेंसी 2 है, जिसकी वैलेंसी 2 है उसको कितना से मल्टीप्लाई कर देंगे? 3 से। और जिसकी वैलेंसी 3 है उसको कितना से मल्टीप्लाई कर देंगे? 2 से। तो PO4 है, पूरा का पूरा है, तो पूरा को हम लोग होल ब्रैकेट में लिखेंगे। यानी कि जब आपके पास पॉली एटॉमिक आयन हो, उसके नंबर को शो करने के लिए ब्रैकेट का यूज़ करेंगे। पॉली एटॉमिक आयन के लिए वैलेंसी शो करने के लिए ब्रैकेट का यूज़ करेंगे। तो ये हो गया मैग्नीशियम फॉस्फेट। आई थिंक फंडा शुड बी क्लियर राइट नाउ। अब फंडा हो गया होगा क्लियर। ठीक है जी, ये हो गया फंडा क्लियर। ठीक है जी, अब आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपको क्वेश्चंस दिया हुआ रहेगा कि किसी पर्टिकुलर कंपाउंड से आप उसमें पाए जाने वाले आयंस को पता कीजिए कि उसमें कौन कौन से आयंस हैं। जैसा कि मैं एक कंपाउंड लिख रहा हूँ SiO2, SiO2। इसमें आयंस क्या क्या होंगे? इसमें आयंस क्या क्या होंगे? आपको पता है ऑक्सीजन क्या बनाता है? 2- बनाया था। 2 ऑक्सीजन कितना माइनस बनाएगा? O2- बनाता है, O2- बनाता है। अब O2- एक ऑक्सीजन पे 2- होता है, इसको हम लोग बोलते हैं सिलिकॉन डाइऑक्साइड, सिलिकॉन डाइऑक्साइड। ठीक है जी। अब डाइऑक्साइड है, ऑक्साइड का मतलब क्या है कि 2 नेगेटिव चार्ज, उसकी संख्या 2 है, तो इस पर कितना नेगेटिव चार्ज होगा? 4 नेगेटिव चार्ज हो गया। इसका मतलब इस पर कितना पॉजिटिव चार्ज आएगा? 4 पॉजिटिव चार्ज आएगा। समझे? तभी ना इसकी वैलेंसी 4 है, इसकी वैलेंसी 2 है। तो जिसकी वैलेंसी 4 है उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, जिसकी वैलेंसी 2 है उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तभी ना 4 बराबर 4 हो पाएगा। यानी कि जिसकी वैलेंसी 4 है वो 1 ही रह जाएगा, और जिसकी वैलेंसी 2 है उसको 2 होना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। SiO2 सिलिकॉन डाइऑक्साइड। तो इस तरह से किसी पर्टिकुलर कंपाउंड में कौन कौन से आयंस हैं वो आप पता कर सकते हैं। चलें, अब हम लोग देखते हैं कुछ बाइनरी कंपाउंड्स। आए देखें, एक टर्म आता है बाइनरी कंपाउंड्स। क्या आता है? बाइनरी कंपाउंड्स। बहुत आसान बात है। बाइनरी कंपाउंड्स, बाइनरी कंपाउंड्स किसे कहते हैं? कंपाउंड्स कंटेनिंग ओनली 2 एलिमेंट्स। सिर्फ 2 एलिमेंट्स के कंपाउंड को बाइनरी कंपाउंड बोलेंगे। जैसा कि मैं लिखूँ NaCl, 2 एलिमेंट है, सोडियम क्लोराइड बाइनरी कंपाउंड हो गया। दिस इज योर सोडियम क्लोराइड, ये बाइनरी कंपाउंड हो गया। उसी तरह से मैं लिखूँ H2S, ये हो गया हाइड्रोजन सल्फाइड, ये हो गया आपका बाइनरी कंपाउंड। मैंने लिखा Na2O, ये हो गया सोडियम ऑक्साइड। किसी ने लिखा FeO, ये हो गया आयरन 2 ऑक्साइड। ये सारे क्या है? बाइनरी कंपाउंड्स है। क्या है? बाइनरी कंपाउंड। बाइनरी कंपाउंड्स कंटेनिंग ओनली 2 एलिमेंट। बाइनरी कंपाउंड्स में सिर्फ 2 एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है। अब कुछ बाइनरी कंपाउंड्स के नाम को हम लोग लिखते हैं। जैसा कि
मैं फॉर्मूला लिखता हूँ, उसका नाम कैसे लिखा जाएगा देखिए। अब देखिए एक बाइनरी कंपाउंड मैंने लिखा CO, एक मैंने लिखा CO2। अब दोनों में कार्बन की संख्या सेम है, ऑक्सीजन की संख्या आप दो, एक में एक में दो, तो जिसमें एक है उसमें लगा देंगे कार्बन और ऑक्साइड से पहले लगा देंगे मोनो, बोले तो एक मोनो ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है जी। अब देखें जब CO2 है तो इसका नाम सबको पता है कि दिस इज योर कार्बन डाइऑक्साइड। उसी तरह से अगर आपके पास SO2 है तो इसमें लिखेंगे आप सल्फर डाइऑक्साइड। अगर आपके पास SO3 है तो लिखेंगे सल्फर ट्राइऑक्साइड। ओके। अगर आपके पास NO2 है तो हो जाएगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अगर आपके पास NO है तो लिखेंगे नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। ठीक है जी। अगर आपके पास है N2O5 तो आप लिखेंगे डाइनाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। ओके। अगर आपके पास P4O10 है, ठीक है जी, P4O10 एक्चुअली बनता कैसे, P2O5 होता है, इसके दो मॉलिक्यूल्स के बीच में डाइमराइजेशन होता है, डाइमराइजेशन यानी कि ये दोनों मिलकर डाइमर बनाते हैं और बना देते हैं P4O10। ठीक है जी। तो ये एक्चुअली क्या, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड। क्या है ये, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड। ये हो गया फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड। आई थिंक आपको बात समझ आ रही है। मैंने लिखा PCl3, मैंने लिखा PCl5, तो PCl3 है तो हो जाएगा फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, सॉरी ट्राइक्लोराइड, और 5 है तो फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। आई थिंक आपको बात समझ आ गई। ठीक है जी। तो नंबर को लो, डाई ट्राई मोनो आप यूज़ कर सकते हैं। ये सारी बातें थी जो आपको जाननी थी। अब इसमें 3 बातें हैं, नेमिंग ऑफ एसिड्स, नेमिंग ऑफ बेस एंड नेमिंग ऑफ सॉल्ट्स। ठीक है जी। तो नेमिंग ऑफ एसिड कर लेते हैं, नेमिंग ऑफ बेस कर लेते हैं, नेमिंग ऑफ सॉल्ट कर लेते हैं। ठीक है जी। नेमिंग ऑफ एसिड, बेस एंड सॉल्ट। इसके बाद आज का लिए हम लोग अपना चैप्टर ख़त्म कर देंगे, मतलब आज का पार्ट आज ख़त्म करेंगे। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग बिहेवियर ऑफ गैसेस पढ़ना चाहेंगे। ठीक है जी। नेमिंग ऑफ एसिड्स, नेमिंग ऑफ एसिड। एक एसिड है HF, एक एसिड है HCl, एक एसिड है HBr, एक एसिड है HI। इन सब एसिड में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के अलावा हाइड्रोजन है, ये सबको हम कहते हैं हाइड्रा एसिड। हाइड्रा एसिड। ठीक है। हाइड्रा एसिड में एक नॉन मेटल होगा, उसके साथ हाइड्रोजन होगा, उसको हम लोग बोलेंगे हाइड्रा एसिड। ठीक है जी। हाइड्रा एसिड का नाम कैसे लिखा जाएगा, इसके लिए हम लोग लिखते हैं हाइड्रो प्लस नॉन मेटल का नाम प्लस एसिड। फॉर एग्जाम्पल इसका नाम लिखना है, इसका नाम लिखेंगे हाइड्रो से शुरू करेंगे और इसमें ऐड कर देंगे फ्लूरिक। क्या ऐड कर देंगे, FLOURIC, हाइड्रोफ्लूरिक एसिड। कोई दिक्कत ही नहीं। इसका नाम लिखना है तो हाइड्रो क्लोरिक एसिड। इसका नाम लिखना है तो लिखेंगे आप क्या, ये सब हाइड्रा एसिड्स है। इसका नाम हो जाएगा हाइड्रो, ऐड शुरू में हाइड्रो करना है, उसके बाद हो जाएगा ब्रोमिक, हाइड्रोब्रोमिक एसिड, और ये हो जाएगा हाइड्रो आयोडिक एसिड। हाइड्रोब्रोमिक एसिड, हाइड्रो आयोडिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोफ्लूरिक एसिड। ये तो हो गए हाइड्रा एसिड। अब कुछ ऑक्सी एसिड होता है जिसमें ऑक्सीजन भी होता है, ऑक्सी एसिड, ऑक्सी एसिड्स जिसमें ऑक्सीजन भी होता है। जैसा कि मैंने एक एसिड लिखा
H2SO3, मैंने एक एसिड लिखा H2SO4, मैंने एक एसिड लिखा HNO2, मैंने एक एसिड लिखा HNO3, मैंने एक एसिड लिखा H3PO3, मैंने एक एसिड लिखा H3PO4। ठीक है जी। देखें, इसमें सल्फाइड है, इसमें सल्फेट है, इसमें नाइट्राइड है, इसमें नाइट्रेट है, इसमें फॉस्फाइड है, फॉस्फेट है। ओके, कोई दिक्कत की बात बिल्कुल नहीं है। ये ऑक्सी एसिड है क्योंकि इसमें ऑक्सीजन है। जिसमें ऑक्सीजन भी हो, ऐसे एसिड जिसमें ऑक्सीजन भी हो उसको कहते हैं ऑक्सो एसिड। ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा? एस है तो एस, क्योंकि इसमें देखें ऑक्सीजन की संख्या एक कम है, इसमें ऑक्सीजन की संख्या एक ज़्यादा है। जिसमें ऑक्सीजन की संख्या कम हो उसमें हम लोग अस लगाते हैं, इसका नाम हो जाएगा सल्फ्यूरस, सल्फ्यूरस एसिड। सल्फर का एसिड है इसलिए सल्फ्यूरस एसिड। ये भी सल्फर का एसिड है, ये भी सल होगा, ये भी फ्यू होगा, लेकिन सल्फ्यूरिक हो जाएगा क्योंकि एक ऑक्सीजन इसमें ज़्यादा है तो इसमें हो गया सल्फ्यूरिक एसिड। इसी तरह से ये हो जाएगा नाइट्रस एसिड, ये हो जाएगा नाइट्रिक एसिड, ये हो जाएगा फॉस्फोरस एसिड, फॉस्फोरस एसिड, और ये हो जाएगा फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरस एसिड एंड फॉस्फोरिक एसिड। आई थिंक आपको बातें बिल्कुल समझ आ रही है। अब आगे देखते हैं, ये हाइड्रा एसिड और ऑक्सी एसिड्स में हम फ़र्क बता रहे हैं और दोनों का नाम कैसे लिखा जाता है वो बता रहे हैं आपको। समझने की कोशिश करें, बस मेरे साथ चलें, आपको पूरा याद हो जाएगा। देखें HClO, ये एक HClO2, देखें जितने सारे एसिड्स होते हैं उसमें हाइड्रोजन होगा, ये याद रखें। इसी हाइड्रोजन की वजह से एसिड होता है। और जब मैं एसिड बेस एंड सॉल्ट पढ़ाऊंगा क्लास 10 में आपको, तब बताऊंगा कि एसिड की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। अभी ये सब एसिड्स हैं जिसमें हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन। सारे एसिड्स में आपके पास हाइड्रोजन होंगे। इसमें भी हाइड्रोजन है, इसमें भी हाइड्रोजन है। अभी क्यों एसिड की तरह बिहेव करता है, इसके लिए हम लोग क्लास 10 में पढ़ेंगे। HClO3 है, HClO4 है, क्योंकि इसको आपने क्या नाम दिया था? हाइपोक्लोराइट, तो इसका नाम हाइपो लिखेंगे हम लोग, हाइपो। अब क्लोराइड बोले थे तो इसको हम लोग बोलेंगे हाइपोक्लोरस एसिड। ठीक है जी, इसको हम लोग बोलेंगे क्लोरस एसिड, इसको बोलेंगे क्लोरिक एसिड, इसको हम लोग बोलेंगे परक्लोरिक एसिड। ठीक है जी, जो हमारा क्लोराइड था वो रस बनाएगा, तो हाइपोक्लोरस एसिड। ये सिर्फ क्या हो जाएगा? क्लोरस एसिड। ओके, और ये हो जाएगा क्लोरिक एसिड, क्योंकि इसका नाम था हाइपोक्लोरेट तो इसका नाम हो जाएगा, सॉरी परक्लोरेट था, इसका नाम हो जाएगा परक्लोरिक एसिड। तो ये परक्लोरिक एसिड हो गया, ये क्लोरिक एसिड हो गया, ये क्लोरस एसिड हो गया, ये हाइपोक्लोरस एसिड हो गया। आई थिंक आपको बात समझ आ गई होगी। अब नेमिंग ऑफ बेसिस देखते हैं, नेमिंग ऑफ बेसिस देखते हैं। बेस का नाम कैसे लिखा जाता है? बेस में हाइड्रोक्साइड आयन होगा। ठीक है जी, एसिड में जिस तरह से H होगा उसी तरह से बेस में OH माइनस आयन होगा। जैसा कि मैंने बेस लिखा, नेमिंग ऑफ बेस अगर करूँ मैं, बहुत आसान है। नेमिंग ऑफ बेसिस, बेसिस में क्या होगा? OH माइनस आयन होगा। एसिड में क्या होगा? एसिड्स में होगा H प्लस आयन, एसिड में H प्लस आयन, H प्लस आयन, H प्लस आयन, H प्लस आयन। और बेसिस में क्या होगा? OH माइनस आयन। बेसिस में क्या होगा भाई? OH माइनस आयन होगा। जैसा कि मैंने लिखा NaOH, मैंने लिखा CaOH होल ट्वाइस। OH की वैलेंसी 1 है और कैल्शियम की वैलेंसी 2 होता है, तो OH को 2 होना पड़ता है। अल्मोनियम हाइड्रोक्साइड लिखेंगे तो AlOH3 हो जाएगा। ठीक है जी, इसका नाम होता है हाइड्रोक्साइड। क्या नाम होता है? हाइड्रोक्साइड। ठीक है, मैंने लिखा NH4OH, तो इसका नाम हो जाएगा, सोडियम लगा दिया पहले हम लोग और दूसरा पार्ट लगा दिया हाइड्रोक्साइड, कोई दिक्कत ही नहीं है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका नाम हो गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका नाम हो गया एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, इसका नाम हो जाएगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम
हाइड्रोक्साइड। आई थिंक आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे। अब हमें बनाना है सॉल्ट। क्या बनाना है? सॉल्ट। तो सॉल्ट कब बनता है? आप सबको पता होगा, क्लास 7 से आपने ये जान लिया होगा कि एसिड को बेस के साथ रिएक्ट कराएंगे तो सॉल्ट बनेगा। एसिड को बेस के साथ रिएक्ट कराएंगे तो सॉल्ट बनेगा। हमें सॉल्ट बनाना है। क्या बनाना है? सॉल्ट। देखें जी, एसिड है प्लस बेस है, आपको क्या देगा? सॉल्ट देगा प्लस वाटर देगा प्लस हीट एनर्जी रिलीज होगी। एसिड से क्या मिलता है? H प्लस, और बेस से क्या मिलता है? OH माइनस। ठीक है जी, H प्लस और OH माइनस रिएक्ट करेगा और ये आपको बनाएगा H2O। और H2O न्यूट्रल होता है, इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या कहते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है जी। अब कोई एसिड लेते हैं, मान लेते हैं एसिड ले लिए HCl और बेस ले लिए NaOH। ठीक है जी। इन दोनों का रिएक्शन होने के लिए इसको भी एक्वस होना पड़ेगा, इसको भी एक्वस होना पड़ेगा। दोनों के एक्वस सॉल्यूशन को मिलाएंगे, हीट रिलीज होगी और सॉल्ट बनेगा। देखें जी, यहाँ पर H प्लस है और Cl माइनस है, यहाँ पर Na प्लस है और OH माइनस है। ठीक है जी। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, NaCl के साथ और H प्लस OH माइनस के साथ। तो क्या बन जाएगा भाई? NaCl बन जाएगा और H2O बन जाएगा। अब ये NaCl बना तो इसका नाम हो जाएगा सोडियम क्लोराइड। बहुत आसान, सोडियम क्लोराइड। ये तो बहुत ही आसान हो गया, बहुत ही आसान हो गया, ये बहुत आसान बात हो गई। अब हम लोग NaOH का ही रिएक्शन किसी दूसरे एसिड के साथ कराते हैं। यहाँ तक तो बात समझ आएगी, ऊपर मैं मिटाता हूँ, आप बस समझते जाए मेरे साथ। किसी दूसरे एसिड के साथ कराता हूँ। NaOH बेस मैंने ले लिया, एसिड मैंने उठाया H2SO3, NaOH बेस ले लिया मैंने, एसिड मैंने लिया H2SO4। ये एसिड क्या है? सल्फ्यूरस एसिड। ये एसिड कौन सा? सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है जी। SO3 माइनस आयन देगा ये, तो Na2 होगा, SO3 होगा। यहाँ पर क्या मिलेगा? Na2SO4, H2O यहाँ भी मिलेगा, H2O यहाँ भी मिलेगा। ठीक है जी। तो Na2SO3 हो गया, Na2SO4 हो गया। Na2SO3 इसका नाम हो जाएगा सोडियम सल्फाइड। आपको पता है सोडियम सल्फाइड, और इसका नाम हो जाएगा सोडियम सल्फेट। आई थिंक आपको बात समझ आ गई। इसी तरह से अगर हम लोग दूसरे एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे, फॉस्फोरिक एसिड के साथ कराएंगे, फॉस्फोरस एसिड के साथ कराएंगे तो सॉल्ट बनेगा। मान लेते हैं NaPO4 बना, Na3PO4 बना। तो इसमें कौन सा एसिड यूज़ किया गया? इसमें बेस कौन सा है? इसमें बेस है NaOH, और इसमें एसिड जो है वो कौन सा है? एसिड कौन सा यूज़ किया गया है? एसिड यूज़ किया गया है H3PO3। समझ में आ रही बात? यानी कि इसमें जो PO4 है, PO4 3 माइनस जो है ये हो गया एसिडिक रेडिकल। एसिडिक रेडिकल, तो जो किसी सॉल्ट में एसिड से आता है वो एसिडिक रेडिकल, और Na प्लस जो है, Na प्लस ये है बेसिक रेडिकल। क्या है? बेसिक रेडिकल। इसी तरह से मैं एक और सॉल्ट लिख रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक सॉल्ट लिखा CaClO2। ठीक है जी। इसका नाम क्या हो गया? कैल्शियम हाइपोक्लोराइट। इसमें जो एसिड था वो क्या था, और इसमें जो बेस था वो क्या था? तो एसिड ऑब्वियसली हाइपोक्लोरस एसिड होगा, यानी कि HClO होगा, HClO, और बेस क्या होगा? CaOH2। तो किसी सॉल्ट को देख के आप उसमें एसिड और बेस के बारे में बता सकते हैं। आई थिंक आपको मेरी बातें बिल्कुल समझ आ रही होगी। दिस इज़ हाउ यू कैन नेम दी सॉल्ट। सॉल्ट का नाम इस तरह से आप लिख सकते हैं, जैसा कि मैंने एक सॉल्ट लिखा। चलिए यहाँ तक तो हो गई बात है, इसको मैं इरेज करता हूँ, फिर एक दो एग्जाम्पल देख के आज का मामला कर देंगे ख़त्म। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग बातें करेंगे। आई थिंक यहाँ तक बातें समझ आ रही है। अगर समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, लाइक करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें, बिल्कुल भी लाइक ज़रूर कर दें। ओके जी। मैंने लिखा AlSO4। मैंने क्या लिखा? AlSO4। एल्युमिनियम की वैलेंसी 3 होती है तो सल्फेट को 3 करेंगे, सल्फेट की वैलेंसी 2 होती है तो एल्युमिनियम को 2 करेंगे, Al2SO4 होल 3। ठीक है जी।
ये कहाँ से आ गया, SO4 2- कहाँ से आया, एसिड से आया। कौन सा एसिड से आया, H2SO4 से आया। Al कहाँ से आया, Al3+, ये कहाँ से आया, बेस से आया। कौन सा बेस से आया, AlOH3। तो इस तरह के सवाल आपको पूछे जा सकते हैं कि किसी पर्टिकुलर सॉल्ट में, ये क्या था हमारा सॉल्ट है, इस सॉल्ट में एसिड भी होगा और बेस भी होगा। पहला आयन जो होगा यानी कि कैटायन, सॉल्ट में जो कैटायन होगा वो होगा बेसिक रेडिकल, और सॉल्ट में जो एनायन होगा वो होगा एसिडिक रेडिकल। ठीक है जी, मैंने लिखा AlPO3, दोनों की बैलेंस सेम है, और मैंने लिखा AlPO4। इसका नाम क्या हो जाएगा, एल्यूमिनियम फॉस्फाइड, और इसका नाम क्या हो जाएगा, एल्यूमिनियम फॉस्फेट। तो फॉस्फेट जो है ये H3PO4 से आया है। कहाँ से आया है, इसमें जो एसिड था इसमें एसिड था H3PO3 यानी कि फॉस्फोरस एसिड, और इसमें H3PO4 था फॉस्फोरिक एसिड। तो इक एसिड से ATE बनेगा, और अस एसिड से ITE बनेगा। आई थिंक अब इससे ज़्यादा मैं क्या बताऊं, बाकी किताब में भी दिया गया है, बाकी बातें बाद में करेंगे। 2 क्वेश्चंस दिए गए हैं, आप उस क्वेश्चंस को बनाइए, फिर अपनी ज़िंदगी बनाइए, क्वेश्चन भी बनाइए और ज़िंदगी भी बनाइए। तो आज के लिए दीजिए इजाज़त, आज हम यहीं तक चैप्टर का ये पहला पार्ट ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग शुरू करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गैसेज बेस्ड ऑन काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, फिर हम लोग और गैस लॉज वगैरह पढ़ने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर देंगे और लाइक बटन को क्लिक कर देंगे। अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस।